आज मैं आप लोगों को इस सेशन में लोदी वंश का विस्तृत रूप बताऊंगी। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया था। आज मैं आप लोगों को लोदी वंश के सभी शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी की पूर्ण राजस्व व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। अलाउद्दीन आलम शाह के दिल्ली का सिंहासन त्यागने के बाद बहलोल लोदी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहो खेत से संबंधित होने के कारण उसी ने अफगानों को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। इनका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। इसने जौनपुर शासक हुसैन शाह को परास्त कर उसे पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर विजय ही थी, जो कि 1484 ईस्वी को हुई थी। उसने बहलोली सिक्के चलाए, जो अकबर से पहले यानी कि बाबर तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। बहलोल लोदी ने विद्रोहियों को शांत करने हेतु बहुत प्रयास किए और अपने राज्य की सीमाओं को ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश तक फैलाया। सन 1486 ईस्वी में उसने अपने पुत्र बरबक को जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था तथा अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल एक साधारण व्यक्ति था तथा तारीख-ए-दावती के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। अपने राज्याभिषेक के उपरांत सुल्तान ने संभल, कोल, इटावा, रपरी, भोगांव एवं मेवात पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने में सफल हुआ। इसका अंतिम अभियान ग्वालियर के विरुद्ध हुआ, उसे भी वह अपने अधीन करने में सफल रहा। उसके उपरांत बहलोल लोदी की मृत्यु जलाली के निकट 1489 ईस्वी को हो गई। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। वहां पर उसने एक किले का भी निर्माण करवाया, जो बादलगढ़ का किला के नाम से प्रसिद्ध था। 1506 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में सरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट की ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर आगरा के सिंहासन पर बैठा। राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी सौंपी गई, परंतु अंत में इब्राहिम ने जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। उसने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के विरुद्ध जो राज्य के अधिकारी वर्ग थे उनके लिए दमन की नीति चलाई। इस दमन नीति के कारण राज्य के शक्तिशाली सरदार असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। निमंत्रण के पश्चात बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और वह इस युद्ध में मारा गया। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के पतन का महत्वपूर्ण कारण एवं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।